हेलो, सलाम, नमस्कार। आप सभी भाई भैया का आपने अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो जैसा जो भी वीडियोस देख रहा है उसको तो ये तो पता ही चल गया होगा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का। उसमें भी हम लोग चैप्टर 4 को स्टार्ट किए। उस चैप्टर 4 में भी कुछ टॉपिक्स हो गया अपना, जैसे बायोट-सावर्ट लॉ हो गया है, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ हो गया है, एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया है। कुल मिला के हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख गए हैं किसी पॉइंट पे ड्यू टू सम लूप्स और सम कंडक्टर्स। ऐसा हम लोग सीख चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग को देखना है फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग निकालेंगे किसी चीज़ पे लगने वाला फोर्स। जैसे क्या था, राइट हैंड थंब रूल हम लोग इस्तेमाल करके क्या देखते थे, अगर किसी चीज़ में, किसी कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अगर हमको थंब से पता चले तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अपने को कर्लिंग फिंगर से पता चल जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, करंट तो होगा अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा अपने पास, लेकिन जो लगने वाला फोर्स होगा किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल पे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट या जो पार्टिकल होगा वो होगा चार्ज पार्टिकल। तो जो लगने वाला फोर्स होगा किसी पार्टिकल पे, अगर हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, जैसे मान लो यहाँ पे ये अपने पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसके पास कोई चार्ज पार्टिकल हम रखेंगे तो उस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, यही सब अब अपने को जानना है। तो बिना किसी और इंट्रो के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हेडिंग हो गया फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। दिख रहा है ना भाई? दिख तो रहा है। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, फोर्स निकालना अपने को, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना है, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल कहाँ पे रखा गया? मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम पहले कुछ अजम्पशन कर लेते हैं। तो लेट अस कंसिडर। तो क्या कंसिडर करना भाई अपने को? तो कंसिडर करना एक चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल कहाँ पे चार्ज पार्टिकल है? इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि भाई चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगाना है तो उसको हम कहाँ रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है किसी एंगल से, एंटर विथ एन एंगल थीटा इन द मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन जब वो एंटर कर रहा है, चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, किस एंगल के साथ एंटर कर रहा है? थीटा एंगल के साथ। और उस समय उसके पास वेलोसिटी कितना है जब एंटर कर रहा है? विद वेलोसिटी v। ये कुछ हो गया। तो ये बेसिक जानकारी हो गया अपने पास कि क्या है अपने पास एक चार्ज पार्टिकल, ये हो गया चार्ज पार्टिकल। जैसे मान लो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इसका वेलोसिटी हम क्या बोलते हैं? v। अब लेट अस कंसीडर कि ये है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर ये जो पार्टिकल एंटर करेगा तो किस एंगल के साथ एंटर करेगा? जैसे देखो, इसको हम आगे बढ़ा के लेके जाएंगे तो एंगल क्या बनेगा? तो ये है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? थीटा। ये कौन सा पार्टिकल है? ये अपने पास चार्ज पार्टिकल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्यू। तो ये था अपने पास v, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ये था चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितना था? v। किस एंगल के साथ एंटर किया? वो थीटा। तो ये कुछ अपने पास बेसिक जानकारी था, उसके बेस पे डायग्राम हो गया। तो पता क्या चला है अपने को एक्सपेरिमेंटली? जैसे देखो, इसमें बहुत तामझाम नहीं है, इसमें अपने को एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट मिला उसी को कंक्लूड करना है। एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड। तो पता ये दिख रहा है ना भाई? हाँ, इट वॉज फाउंड डैट। तो क्या क्या पता चला, सारी बातों को यहीं लिख देंगे, यहीं एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में बात करें तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज के, मतलब चार्ज कैसा है उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। दूसरा, ये जो फोर्स है डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखो, फोर्स हमको निकालना है किस पे? चार्ज पे, तो डायरेक्टली डिपेंड कर दिया बी पे। एक चीज़ बच रहा अभी भी अपने पास, क्या बच रहा? वी। तो ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? वी। लेकिन वी जो है एंगल के साथ है, तो वी के कौन से एंगल पे डिपेंड करेगा? तो वी के साइन थीटा एंगल पे डिपेंड करता है। अब साइन थीटा एंगल पे क्यों डिपेंड करता है वो भी समझा देते हैं यहीं पे। जैसे देखो, जब ये किसी थीटा एंगल पे जाता है तो हम लोग रिजॉल्व करना जानते हैं किसी एंगल को। अगर इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो दो पार्ट में मिलेगा अपने को, एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, एक कंपोनेंट इधर मिलेगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो अपने पास होगा वी साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा अपने पास वी कॉस थीटा, ये वाला। तो आज भाई कई बार वीडियो बीच बीच में रुक गया, पता नहीं क्यों। कभी तो हमको जाना पड़ गया, कभी अपने आप बंद हो गया। तो अभी जब हम कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं बीच में कुछ गैपिंग देखने को मिला। गैपिंग मतलब जो हम पढ़ा दिए हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाए। तो हम बता दें, हम लोग क्या बात करते हैं? फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में। किसी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लग रहा था, जो कैसे निकाले थे हम लोग। तो ये चीज़ एक और बार जल्दी से समझा देते, बहुत कुछ तूफ़ानी है नहीं इसमें।
तो कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर करा मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल से, वही चीज़ लिखा था यहाँ पे। एक्सपेरिमेंटली हमको ये पता चल गया कि जो लगने वाला फोर्स है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो जो चार्ज पार्टिकल है q पे डिपेंड करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड उस पर डिपेंड करेगा, और v साइन थीटा कॉम्पोनेंट पे डिपेंड करेगा, कॉस थीटा वाले कॉम्पोनेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आगे अभी पता चल जाएगा अपने को। तो ये एक्सपेरिमेंटली सब पता चला। तो जब तीनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, तीनों को कंबाइन करने के बाद देखने को मिलेगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी वी साइन थीटा। अब जब इस प्रोपोर्शनेट को हटाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का वैल्यू क्या है अपने पास 1 है, और 1 को हटा मतलब 1 लिखने का मतलब ही नहीं, तो यहाँ क्यू मिला के क्या मिला अपने को क्यू वी वी साइन थीटा। अब जब साइन थीटा मिला है अपने को तो हम लोग को मालूम है ए बी साइन थीटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। वैसे अगर हम लोग वी बी साइन थीटा बोल रहे हैं तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वैसे अगर डायरेक्शन निकालना हो फोर्स का तो क्या हो जाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता, तो भाई आई क्रॉस जे होता है कि कहने को अगर आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो के कैप आता है डायरेक्शन। वैसे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर देखने को मिलेगा अपने को। तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा चार्ज पार्टिकल पे वो परपेंडिकुलर हो जाएगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के। अब हम लोग को डायरेक्शन निकालना कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो डायरेक्शन में हम लोग के पास सबसे पहले है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है, और लेफ्ट हैंड का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है। तीनों फिंगर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। 3 फिंगर कौन कौन सा होना चाहिए, थंब होना चाहिए, 4 फिंगर होना चाहिए, मिडिल फिंगर होना चाहिए। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर जैसे हम निकाले हुए हैं दिख रहा होगा। तो इन तीनों फिंगर में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्शन, तो 2 तरीका है याद करने का। हमको जैसे याद है वो पहले हम बता दें। तो ये जो थंब होता है तीनों फिंगर में अगर बात कर ले तो सबसे ज़्यादा फोर्स किसके पास होता है, थंब के पास। तो जो फोर्स है वो थंब के जरिए पता चलेगा। ये वाले उंगली से हम क्या कर सकते हैं, किसी को ऐसे करके बुलाते ना चल इधर आ भाई, तो ये वाला जो उंगली इशारा करने का मतलब अट्रैक्ट करने का काम आता है। तो इसका मतलब हो गया अट्रैक्टिव, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला पावर इसके पास हो जाएगा, बचा हुआ के पास क्या आ जाएगा, करंट। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाता है, राइट हैंड पाम रूल होता है अपने पास। उससे पहले ये भी बता दें कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में करंट हो जाएगा। अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज के लिए बात करेंगे तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो कई बार वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया रहेगा, वहाँ से करंट निकालना पड़ेगा, करंट का डायरेक्शन के बाद ये सब का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। अब दूसरा तरीका क्या होता है डायरेक्शन निकालने का, राइट हैंड पाम रूल। राइट, तो पता नहीं यार वीडियो रुक गया था, ठीक है। तो इतना तो हमको याद है, कहाँ तक हम कर लिए थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तक तो हो गया था। हम लोग बात करते राइट हैंड पाम रूल। तो होता क्या है कि अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कई बार लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड का इस्तेमाल कर देते हैं। तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए अगर केवल राइट में जाना है, जैसे हम लोग क्या बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। वैसे अगर फोर्स निकालना तो हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल, मतलब पाम का इस्तेमाल करना। ये तो है पाम, राइट हैंड का पाम यही है। तो अगर पाम का इस्तेमाल करना है तो कैसे हो जाएगा, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे फिर से वही हम लोग बात कर लेंगे। अगर हम किसी को झापड़ मारेंगे, मतलब अगर इन सब पूरे इसका हथेली का इस्तेमाल करके झापड़ मारना है किसी को, तो इसी से झापड़ मारेंगे। मतलब किसी को चोट लगेगा तो इसी से लगेगा। मतलब जो सबसे ज़्यादा ताकत है ये इस पाम के पास है। तो कहने का मतलब ये जो पाम है, पाम के परपेंडिकुलर जो चीज़ है वो अपने पास फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कर्ल करते थे, याद हो जो राइट हैंड थंब रूल में था, ये किसका डायरेक्शन बताता था, करंट का। ये किसका डायरेक्शन बताता था, मैग्नेटिक फील्ड का। तो बचा हुआ चीज़ क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। राइट हैंड पाम रूल में बस यही है, ये अपने पास करंट है, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, फिंगर्स का डायरेक्शन। ये जो पाम है वो पाम जो है फोर्स का डायरेक्शन देगा। यही एक एक्स्ट्रा चीज़ है। राइट हैंड थंब रूल को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। समझ आ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं ऐसा। थोड़ा सा कैमरा उमरा इधर उधर हिल रहा है, एडजस्ट कर लेना अगर कोई देख रहा होगा। बाकी तो पूरा भरोसा है हमको कि देखने वालों की जनसंख्या कम हो गई। तो फिगर बनाने का कोशिश कर देते हैं सुंदर सा। डायग्राम भी बहुत अच्छा है मेरा। ये हो गया 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, अंगूठा। हाँ, तो ये जो है अपने पास ये बताएगा फोर्स का डायरेक्शन। ये जो है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये जो है करंट का डायरेक्शन। ये कुछ सारा अपने पास हो गया। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल से। तो हम उम्मीद करते हैं फोर्स भी समझ आएगा, फोर्स पे जो लगने वाला डायरेक्शन है वो भी समझ में आ गया कि फोर्स पे अगर हम लोग को डायरेक्शन निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं। अब अपने पास एक नया चीज़ आएगा। तो अभी हम लोग जो भी बात किए हैं, फोर्स निकाले हैं चार्ज पार्टिकल पे, लेकिन केवल किसको लेते हुए, मैग्नेटिक फील्ड को लेते हुए। अब कुछ इसमें नया इंट्रोड्यूस किया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगा ही, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मूव करे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। जैसे अगर हम लोग स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में बात कर लें, स्टार्टिंग के चैप्टरों में बात कर लें, तो अगर हम लोग किसी चार्ज को बात करते हैं
थोड़ा बस का भी बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन लिया करो, बहुत मेहनत से हॉर्न बजा रहा था वो। ठीक है, तो जैसे मान लो ये अपने पास कोई मैग्नेट है या कोई मैग्नेटिक पार्टिकल है, तो इसके आसपास क्या देखने को मिल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। वैसे अगर अपने पास कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके पास क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहले भी बात हो चुका है। तो अब हम लोग जो अभी हम लोग बात किए हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल हम लेके जा रहे हैं तो उसके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और उसको हम कहाँ लेके जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। तो कहीं ना कहीं फोर्स जो लग रहा होगा चार्ज पार्टिकल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी लग रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी लग रहा होगा। तो ये जो दोनों फोर्स अपने को निकलता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से जो फोर्स निकालते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। मतलब जो अगला टॉपिक है अपने पास वो है लॉरेंज फोर्स। मतलब फोर्स ही है लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, द टोटल फोर्स किस पे, तो हम लोग टोटल फोर्स निकाल रहे हैं। भाई फोर्स किस पे लग रहा है, चार्ज पार्टिकल पे। टोटल फोर्स आना चार्ज पार्टिकल, और ये किसके वजह से लग रहा है, इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। मतलब जो टोटल फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे, चार्ज पार्टिकल पे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। इसका एक बेसिक अगर डायग्राम बनाते हैं, जैसे मान लो ये चार्ज पार्टिकल हो गया, इस पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स। तो जैसे मान लो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया अपने पास। तो इस चार्ज पे जो दोनों फोर्सेज लग रहे हैं, दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम लोग निकालें तो हम लोग को मालूम है, वी नो। कुछ नहीं मालूम है तो भी लिख दिया करो झूठ झूठ में, वी नो। तो सबसे पहले तो अभी हम लोग जानते हैं एफ बी। एफ बी कहने का मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या देखने को मिल रहा है, तो अभी हम लोग निकालते हैं क्यू वी क्रॉस बी। और पहले भी पढ़ा जा चुका है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से अगर हम लोग फोर्स निकालेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई क्यू। ये पहले स्टार्टिंगों में चैप्टर में बता दिया गया होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो कितना आ जाएगा, ई क्यू। ठीक है, ये हो गया अपने पास। हम लोग क्या बोले हैं कि हम लोग को निकालना है लॉरेंज फोर्स, एफ एल। मतलब वो क्या होता है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की वजह से जो फोर्स है उसी को हम लोग बोलेंगे। अब इसको कर लिया जाए सॉल्व, वी क्रॉस बी, और यहाँ पे भी है प्लस में क्यू मल्टीप्लाई ई। यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा अपने पास, तो कॉमन ले लेते, क्यू कॉमन ले लेते। क्यू कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा अपने पास, वी क्रॉस बी प्लस ई। तो ये जो फोर्स है अपने पास, यही होता है अपने पास लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स। तो जो टोटल फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। अब लॉरेंज फोर्स को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे किसी भी चार्ज का जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा होगा। ठीक है, तो पहले कॉपी थोड़ा सा रीअरेंज कर लें हम, हाँ अपनी जगह पे आ गया कॉपी, थोड़ा सा इधर भी शिफ्ट कर लें ताकि नीचे का न्यूज़पेपर तुम लोग को ना दिखे, पढ़ाई वाला चीज़ कर दिया। तो अगला क्या है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी। काले पेन से लिखेंगे, दोनों पेन है मेरे पास। काइनेटिक एनर्जी कहाँ निकालना है, काइनेटिक एनर्जी व्हेन क्यू एंटर्ड इनटू बी। मतलब क्या, जब कोई चार्ज एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस समय जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही अपने को निकालना है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलता है, कहीं ना कहीं मोशन से निकलता है। मोशन कहने का मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी से निकलता है। तो कौन सा फोर्स इस्तेमाल करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स। तो जो फोर्स है हम लोग जानते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी। और अपने को ये भी मालूम है कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है किसके, वी के। तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर वी के तो एफ डॉट वी अगर निकालेंगे हम लोग तो कुल मिला के क्या देखने को मिल जाएगा, 0। ये होगा ना कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी दोनों का प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे तो कुछ ना कुछ अपने को मिलेगा, वो कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा अपने पास, 0। तो यहाँ पे अगर फोर्स इंटू वेलोसिटी 0 अपने को मिल गया तो जो पावर होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी इज पावर, जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा, 0। पावर अगर 0 हो गया तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0। अब जब वर्क डन 0 हो गया तो वर्क डन से हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है ये वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि वर्क डन जो होता है वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, दिख रहा ना। वर्क डन जो होता है क्या होता है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन अपने पास 0 है तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी कितना आ जाएगा, 0। मतलब क्या हो गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट है।
चेंज जीरो है। चेंज जीरो मतलब स्टार्टिंग में अगर 10 है तो फाइनल भी 10 रहेगा, चेंज कुछ नहीं होगा। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल दिया गया, कांस्टेंट। यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, काइनेटिक एनर्जी की क्यू का किसी मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, इसके बाद हम लोग बात कर लें, तो वही था कि हम लोग क्या यहाँ कंक्लूड कर लेंगे। वीडियो रोकना पड़ा था, कोई आ गया था गेट पे, इसी वजह से खोलने जाना पड़ा। तो उसी को कंटिन्यू करते था। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, जो मिला वही, अ चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू मैग्नेटिक फील्ड, इट चेंज ओनली इट्स डायरेक्शन। ये याद रखना कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो केवल उसके किस चीज़ में चेंज आएगा, डायरेक्शन में। देयर इज़ नो चेंज इन वी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो। ठीक है, तो इस चीज़ को एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वाला। तो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, तो कुल मिला के आज का जो बात है उसको एक और बार हम कंक्लूड करें तो हम लोग क्या देखें, फोर्स निकाले किस पे, चार्ज पार्टिकल पे। कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग रख रहे हैं तो जो फोर्स लगेगा वो निकाल दिए हम लोग। फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया था, क्यू वी क्रॉस बी। उसके बाद अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो कहीं ना कहीं उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से जो फोर्स है वो किसके द्वारा मिला अपने को, लॉरेंज फोर्स की वजह से निकला। अब हम लोग जब लॉरेंज फोर्स कर रहे थे या फिर जब हम लोग फोर्स निकाल रहे थे चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में, तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्शन निकाले थे। वही बात यहाँ पे भी हो गया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी एंगल पे एंटर कर रहा था, हम लोग स्टार्टिंग में बात किया था, अगर किसी एंगल पे एंटर कर रहा है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है उसी को हम लोग एक बार और डिस्क्राइब कर लें। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, पाथ। किसके बारे में बात करेंगे, पाथ। किसके पाथ के बारे में, चार्ज पार्टिकल का पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल का। जैसे हम लोग तो फोर्स का डायरेक्शन निकाले ना, क्यू और ई अगर अपने पास, तो फोर्स का डायरेक्शन निकाले, लेकिन क्या रास्ता फॉलो करेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल को एंटर करा रहे हैं, स्ट्रेट अगर एंटर कराए हैं, तो बाद में मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने के बाद वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा वो अपने को निकालना है। तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हम लोग केसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस जो हो जाएगा, इफ़ चार्ज पार्टिकल एंटर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो धीरे धीरे तुम लोग खुद अज्यूम कर सकते हैं क्या क्या केस हो सकता है। सबसे पहले हम चार्ज पार्टिकल को एंटर करा रहे किस में, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एफ है अपने पास क्या होता, क्यू वी वी साइन थीटा। पैरेलल कहने का मतलब क्या हो गया, थीटा कितना हो जाएगा, अगर हम लोग पैरेलल, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे एंटर करा रहे हैं हम लोग, तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। अगर एंगल जीरो हो गया तो फोर्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो कहने का मतलब नो चेंज इन पाथ, मतलब इस रास्ते पे जा रहा है तो उसी रास्ते पे चला जाएगा, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा पाथ में, क्योंकि फोर्स क्या हुआ, फोर्स अपने पास जीरो हो गया। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लोग एंटर करा दे परपेंडिकुलरली, कहने का मतलब क्या हो गया कि अब हम लोग बात करेंगे दूसरा, इसमें सेकेंड केस, इफ़ चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वी नो, वही लिख लेना, वी नो क्या है अपने पास, एफ क्यू वी बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना हो गया, 90। अब यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, क्यू वी बी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ दिख रहा भाई, हाँ अब दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फोर्स देखने को मिल गया अपने को। फोर्स कितना देखने को मिला, क्यू वी बी। अगर हम लोग क्यू वी बी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर थीटा को 90 डिग्री लिए हैं तो क्यू वी बी मिल गया यहाँ से क्यू, और इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो किसी के शेरवानी में कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, वेक्टर फॉर्म में। और यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, वी के भी और बी के भी। ये सब बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। तो जो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा वी के भी और पी के भी। लेकिन हम लोग को मेनली लेना है वी से कंक्लूड करते हुए। तो जो फोर्स है वो क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू वी। अगर हम लोग जो बात कर लेंगे, जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू वी हो गया। तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर, अब जैसे यहाँ पे कॉपी खत्म हो गया, पेज पलटना पड़ेगा। तो फोर्स अगर परपेंडिकुलर है वी के, तो क्या पता चलना चाहिए अपने को, तो इसका मतलब ये हो जाएगा किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग एंटर कराएंगे, पेन 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 थोड़ा सा भाई मैनेज कर लिया करो जब हम पेज वेज पलटते हैं, क्योंकि अरेंज करना पड़ता है ना, फिर हमको कॉपी को एडजस्ट करना पड़ता है कि कैसे एडजस्ट किया जाए। हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा अच्छे से। तो क्या बोल रहे थे कि हम लोग जब कभी भी फोर्स V और F परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब कि अगर ये ऐसे जा रहा है तो इस पे लगने वाला फोर्स ये हो गया, कुछ ऐसा अपने को देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि ये आगे जाना चाह रहा है लेकिन फोर्स उसको अंदर की तरफ ले रहा है। समझो चीज़ों को, ये ऐसा चाह रहा, जाना ऐसा चाह रहा लेकिन फोर्स ऐसे लग रहा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? समझ आ रहा बात? तो यहाँ पे जो पाथ फॉलो होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब कभी भी फोर्स और वी परपेंडिकुलर होगा तो वी कंक्लूड इट फॉलो कौन सा पाथ, कौन सा लग रहा है, क्या बन रहा है? तो मेरे अच्छा दिख नहीं रहा ना, हाँ तो ये था, जैसे ये फोर्स था, ये वी था, तो फोर्स इधर जा रहा, वेलोसिटी इधर लेके जाना चाहता, तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं ऐसे मिलेगा अपने को। तो इसका मतलब कौन सा पाथ फॉलो करना चाह रहा है? इट फॉलो सर्कुलर पाथ। एंड फोर्स, वो जो फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि अब जब सर्कुलर पाथ में हो गया तो कहीं ना कहीं क्या मिल रहा होगा उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा। अब जब सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हम लोग वैल्यू निकाल दें। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। सेंट्रीपिटल के लिए बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है? बीच बीच में तुम लोग मजा लिया करो गाड़ियों का आवाज़ का। तो फोर्स क्या मिल गया अपने को? mv²/r सेंट्रीपिटल के लिए। यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है अपने पास? QVB, और यहाँ पे है ये mv²/r। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो रेडियस क्या हो सकता है? अगर रेडियस निकालना तो v से v को मार देंगे तो r का जो वैल्यू आ जाएगा mv/QB, ये तो रेडियस आ गया। अब जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2πr, स्पीड क्या हो जाएगा इसके पास? v। अब यहाँ से 2πr का वैल्यू mv/QB/v, तो v से v को मार दिया, कुल मिला के अगर 2πm/QB। ये सब तुम लोग भी कर सकते हैं, बच्चों वाला चीज़ है, कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो हम लोग क्या निकाल लिया? रेडियस निकाल लिया। अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी भी तो निकाल सकते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1/t। 1/t मतलब t का रेसिप्रोकल, तो QB ऊपर आ जाएगा, 2πm नीचे आ जाएगा, ये हो गया अपने पास फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों चीज़ हम लोग निकाल रहे हैं। मतलब अभी जो हम लोग कंक्लूड किए हैं वो क्या कंक्लूड किए हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराएंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये दो केस अभी हम लोग देखे हैं। तो अगर हम लोग पैरेलल एंटर कर रहे थे तो लगने वाला फोर्स 0, मतलब जो पाथ पे एंटर किया वही पाथ फॉलो करेगा। अगर हम लोग परपेंडिकुलर एंटर कराएंगे तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। सर्कुलर पाथ का जो रेडियस हो जाएगा ये हो जाएगा, टाइम पीरियड ये हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा। अब तीसरा केस हम लोग लेते हैं जनरल केस। जनरल केस कहने का मतलब किसी भी एंगल पे एंटर कराते हैं। तो थर्ड केस अपने पास क्या हो जाएगा? इसमें सी नंबर, कि इफ चार्ज पार्टिकल, सी होगा ना, सी ने थर्ड लिख देते हैं। इफ चार्ज पार्टिकल, थोड़ा राइटिंग के साथ कोऑपरेट कर लेना यार। इफ चार्ज पार्टिकल एंटर, बोल ही रहे हैं जो हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं एट सर्टन एंगल, किसी एंगल पे एंटर कर रहा है। वो सर्टन एंगल क्या है अपने पास? थीटा। तो किसी एंगल पे जब एंटर करेगा तो क्या देखने को मिलेगा? तो स्टार्टिंग में ही हम लोग डायग्राम बनाए थे। ये है अपने पास चार्ज पार्टिकल, ये है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, ये है अपने पास v। तो अगर किसी एंगल पे एंटर करा, मतलब ये उसका वेलोसिटी वाला डायरेक्शन था, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, और थीटा एंगल पे एंटर करा, तो इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट है v cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट है v sin थीटा। तो अगर हम लोग बात कर लेंगे कैसे स्टार्ट किया जाए, तो यहाँ पे एक अपने पास कंपोनेंट है, यहाँ पे कंपोनेंट है। तो अभी हम लोग बात करते हैं जब पैरेलल एंटर करेगा तो कुल लगने वाला फोर्स तो 0 हो जाएगा। लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा तो मतलब जो पाथ है उसमें कोई चेंज नहीं, मतलब इस वाले कंपोनेंट की वजह से जो चेंज आएगा पाथ में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो अगर v cos थीटा को हम लोग देखेंगे, इधर लगने वाला वेलोसिटी है तो इस पर लगने वाला फोर्स भी इसी डायरेक्शन, मतलब फोर्स तो 0 ही हो जाएगा। तो मतलब इसकी वजह से कोई चेंज नहीं होगा पाथ में। जो भी चेंज होगा पाथ में किसकी वजह से होगा? v sin थीटा की वजह से होगा। तो जो कंक्लूजन मिल रहा है, पहले हम लोग दोनों बात कर लिया जाए। यहाँ पे जो v cos थीटा है वो पैरेलल है b के, जो v sin थीटा है वो परपेंडिकुलर है b के। अब यहाँ पे क्या पता चलेगा? अगर दोनों केस अपने को मिल रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू v cos थीटा इट्स पाथ, कहाँ जाना चाहेगा वो? स्ट्रेट लाइन में, मतलब v cos थीटा उसको कहाँ लेके जाएगा? आगे। लेकिन v sin थीटा कहाँ लेके जाएगा? बट v sin थीटा के वजह से जो पाथ होगा, v sin थीटा मेक इट्स पाथ कैसा बनाएगा? सर्कुलर। अब देखो दोनों चीज़ों को मिलाना है। v cos थीटा आगे लेके जा रहा है, v sin थीटा उसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, मतलब कोई चीज़ आगे भी जा रहा है और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो कैसा जाना चाहिए? तो अगर याद होगा तो हम लोग पहले भी बात कर चुके थे, इस शेप का रिजल्टेंट पाथ इज हेलिकल। अब हेलिकल शेप क्या होता है? तो हेलिकल कुछ ये होता है। अब जैसे देखो ये एक सर्कल में भी घूम रहा और आगे भी जा रहा, सर्कल भी घूम रहा आगे भी जा रहा, सर्कल भी घूम रहा आगे जा रहा, तो कुल मिला के अपने पास दोनों मिले। तो अगर ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है और v किसी एंगल पे है थीटा,
तो जो अपने को पाथ रिजल्टेंट पाथ देखने को मिलेगा वो कैसे देखने को मिलता है, हेलिकल। अब जब हेलिकल देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सर्कल भी तो बन रहा है ना, क्या, तो सर्कल बन रहा है तो इसका भी तो कुछ रेडियस होना चाहिए। अब वो रेडियस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग रेडियस निकालेंगे तो पिछले वाले को चीटिंग कर लें, वो चीटिंग में क्या है अपने पास, MVB/QB, यही लिख देते हैं MV/QB। लेकिन यहाँ V के कौन से कॉम्पोनेंट की वजह से सर्कुलर बन रहा, साइन थीटा, तो यहाँ क्या लिख देना, साइन थीटा। कोई बहुत ज़्यादा 3-5 नहीं। टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड वही हो जाएगा, टाइम पीरियड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी निकालना तो फ्रीक्वेंसी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा जो पिछला का केस था। तो हम उम्मीद करेंगे कि इतना कुछ तो सब समझ आया होगा। अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं एक कुछ जानने वाला दिख रहा था ना भाई, चार्ज को लेकर कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग। चार्ज को लेकर कुछ जानकारी कहने का क्या मतलब है, थोड़ा जान समझ लो। तो हम लोग क्या बात कर लें चार्ज के बारे में। अगर हम लोग चार्ज बात कर रहे हैं तो हम लोग 3 तरीके का ले सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज, और फिर से पहले एक एक करके लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, फिर से एक इलेक्ट्रॉन, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, ये कुछ लेते हैं। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटॉन के बारे में, फिर से एक इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है हम लोग बात करें न्यूट्रॉन के बारे में, और 2 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है हम लोग बात करें अल्फ़ा पार्टिकल। मतलब ये 3 पार्टिकल्स हो सकते हैं अपने पास, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, और अल्फ़ा पार्टिकल हो सकता है। तो अगर अपने को पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया, अल्फ़ा पार्टिकल दे दिया, तो कैसे अपने को डील करना उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो इस पर लगने वाला चार्ज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 और यहाँ पे 2, ये तो चार्ज हो गया अपने पास। यहाँ पे एक चार्ज हो गया, यहाँ पे एक चार्ज हो गया, यहाँ पे 2 चार्ज हो गया। ये चार्ज के बारे में जानकारी हो गया। ये पार्टिकल हो गया, अगर पार्टिकल है कुछ ऐसा तो उस पर लगने वाला चार्ज ये हो गया। चार्ज ये हो गया तो मास जो होगा, मास क्या हो जाएगा, तो इसका मास m होता है, इसका मास 2m होता है, इसका मास 4m होता है। मतलब अगर मास का भी रेशियो निकालेंगे तो 1:2:4, ये कुछ अपने को मास का रेशियो मिल गया। ठीक है, इन चीज़ों को जैसे ये देगा नहीं, ये खुद ही इस्तेमाल याद करना पड़ेगा और खुद ही क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना पड़ेगा। कि अगर कोई अपने पास पार्टिकल दे दिया, कौन सा दे दिया, मान लो न्यूट्रॉन दे दिया, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना हो गया, 1, न्यूट्रॉन का मास कितना हो गया, 2। ठीक है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग चार्ज बात करें तो ई का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम ये होता है। एम का वैल्यू दिख रहा ना, एम का वैल्यू कितना होता है, मतलब मास का वैल्यू कितना होता है, मास का वैल्यू 1.67 × 10⁻27 kg, ये हो गया मास के लिए। और लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के मास के लिए बात कर लेंगे हम लोग, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये कुछ वैल्यूज़ याद रखना पड़ेगा क्वेश्चंस में इस्तेमाल करने के लिए। बुक में या फिर किसी न्यूमेरिकल में ये मिलेगा नहीं, ये सब याद होना चाहिए। तो ये याद होगा तो ही कोई क्वेश्चंस हो पाएगा, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। और हम तो कहेंगे अभी ज़रूरत नहीं याद देने, क्वेश्चन करते करते खुद याद हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे ये सारा आज का वीडियो समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो भाई वही कमेंट जिंदाबाद, लेकिन जब कोई वीडियो देखेगा तब तो कमेंट करेगा। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।